नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उषा उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंचतत्व नेचुरोपैथी। आज हम सौभाग्य से कुशीनगर के पावन भूमि पे हैं और आज हमें मिल गए हैं एक आयुर्वेद के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी उनका ज्ञान पहुंचे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आयुर्वेद क्या है। उषा जी, आयुर्वेद आयु का वेद है जी, जिसमें हमें जो पढ़ने को मिलता है या जिसका अध्ययन किया जाता है कि हम लंबी और स्वस्थ आयु कैसे जिए, जी, जी, उसी का वेद है। जी, तो वेद तो वैसे हमारे और भी हैं, 4 जी, वेद जी, हैं, जी, जी, लेकिन ये 5वां वेद मान सकते हैं हम इसको, जो आयु का वेद है, जिसमें हम स्वस्थ कैसे रहें। जी। सर, ये आयु का वेद है। हर असाध्य रोगों में रामबाण औषधि का काम करता है। फिर ये इसका प्रचलन कम क्यों है समाज में? इसका प्रचलन जो हमारा इतिहास रहा है, जी, तो 1000 साल का जो इतिहास है हमारा, जी, वो बहुत बुरा इतिहास रहा है भारत के हिसाब से। जी, हमारे यहाँ इस्लामिक शासन आया, उसके बाद में फिर यूरोपियन शासन आया, जी, तो जो वहाँ के लोग आए हैं उन्होंने हमारी चीज़ों को महत्व नहीं दिया है। जी, और हम आज भी देखते हैं कि जो एलोपैथी है वही डोमिनेट करती है भारत में। जी, और जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या कोई और पैथी के हैं, सिद्धा भी बोलते हैं इसको, यूनानी भी बोलते हैं जी, अलग अलग क्षेत्रों में, तो या प्राकृतिक चिकित्सा भी है जी, बोलते हैं, जी, तो उनको हमारे लोग ही वैसा माहौल क्योंकि लंबे साल तक रहा है, हजारों साल का हो रहा है, तो वो महत्व नहीं देते हैं उस तरह का। जी, जी, जी। ये भी ऐसा कह सकते हैं कि हम इतने सालों गुलाम रह के आज भी गुलामी प्रवृत्ति है हमारी, जी और हम अपनी चिकित्सा पद्धतियों को भूल गए हैं जी और विदेशी चिकित्सा पद्धतियों को ज्यादा महत्व देते हैं। जी। सर, मैंने देखा है कि आप बहुत सारे असाध्य रोगों को ठीक कर चुके हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी का जो भी रोग हो, नब्ज रोग जो हो, उसको तो आप 100% क्योर कर देते हैं। तो ये कैसे हो पाता है सर? इसमें ये हमारे परिवार की तरफ से ही हमें मिली जी। है। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी माता जी को साइटिका की दिक्कत हुई थी, जी, 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 और वो 3 साल तक बहुत परेशान थी। जी, तो हमारे पिताजी जॉब में थे, तो पिताजी ही एक दवाई लेकर आए थे। उस दवाई से हमारी माता जी 3 महीने में ठीक हो गई थी। जी। तो तब से वो दवाई हमारे यहाँ चली आ रही है और उसको हमने सुरक्षित रखा। वो इतना पुराना फॉर्मूला है ये। जी, कम 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। सर, हम आयुर्वेद पे और बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं वो देख रही हूँ, ये मैत्री धारा मिशन, ये क्या है सर? ये मैत्री धारा मिशन है अपने आप से मित्रता रखना, यानी कि ये एक मानसिक स्थिति है। जी, जैसा आप मेडिटेशन में भी सीखते हैं कि अपने आप को जानना, जी, हम जाने और अनजाने में बहुत सी अपने आप से दुश्मनी कर रहे होते हैं। जी, जी, इनडायरेक्ट वाली है जिसे हम धीरे धीरे अपने मेडिटेशन के माध्यम से जानते हैं। उसमें है ओवर डाइट, जी, जो जितनी बॉडी को हमारी जरूरत है उससे हम ज्यादा खाते हैं और उसकी वजह से ब्लॉकेज होती है। जैसे शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी 101% अमीर लोगों की बीमारी है। जी, और अमीर लोगों की भी उनकी बीमारी है जिनको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता और बहुत ही अच्छी डाइट वो ले रहे हैं। इसीलिए उसको राजरोग कहते हैं क्या? जी, उसका कारण उसको राजरोग है। ऐसे ही ओवर डाइट जब हम लेंगे तो कफ की मात्रा बढ़ेगी, तो जितने भी ब्लॉकेज है, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे ये आपके थायराइड हो जाती है, यहाँ पे जम जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगी, और महिलाओं में भी गांठें बन जाती हैं, यूट्रस में भी बनती है, चेस्ट में भी बनती है, और तरह तरह की जितने भी हैं 20 तरह की बीमारी है, आंखों में ब्लॉकेज होती है। तो उनमें सब में मेन है ओवर डाइट, कि हमने जो फिजिकल वर्क है उतना उससे ज्यादा खाया है। और मुझे ये जान के, मैं नेपाल में भी रहा हूँ,
वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और चावल और मांसाहार उनका मेन खाना है जी। तो उसकी वजह से ये भोजन पचता नहीं है और 3 गुना खाना खाते हैं। इसकी वजह से वहाँ 80% लोगों को पाइल्स है हाँ। और इतने ही लोगों को साइनस है जिसे हम पिनास बोलते हैं। जी 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 जी। क्योंकि जो भोजन खाया है उससे एनर्जी तो मिलेगी नहीं आपको, एनर्जी नहीं मिलेगा तो इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होगा, कमजोर होगा तो जो वातावरण में जितनी भी बैक्टीरिया है वो जल्दी हम पे हमला करें। तो ये दूसरे स्तर की है जो हम अपने आप से दुश्मनी कर रहे होते हैं। और तीसरी होती है मानसिक। जी। मानसिक में वो है कि जब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष क्रोध पालते हैं तो हम उसका कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद के साथ में दुश्मनी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन या भगवान बुद्ध का जो धर्म है या जो भी हमारे सनातन के धर्म है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मानसिक उपचार के लिए है। ये संसार में किस तरह से इसके भी मैं आपको 2 उदाहरण है जो मुझे पेशेंट मिले नेपाल में काठमांडू में। एक नेवार जाति की महिला थी, उनको लगभग 6 महीने से अल्सर था, यानी आंतों में जो जख्म हो जाता है वो था। वो मेरे पास आई, किसी ने बता दिया कि त्यागी जी के पास जाओ, तो वो 3 महीने से अपनी ड्यूटी पे भी नहीं जा रही थी। वो वहाँ पे वो सेक्रेटरी थी, वो बड़ी पोस्ट थी नेपाल सरकार की, अच्छी पोस्ट थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बीमार थी। फिर मैंने जब उनकी, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसके कारण को जानना चाहते हैं कि कारण जब तक दूर नहीं होगा तो बीमारी दूर नहीं। तो उनके साथ में हमारा बैठना हुआ और बैठने पे हमें उनकी किसी भी लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं, यानी कि वो खाना भी टाइम पर खाती थी, ओवर डाइट भी नहीं करती थी, आर्थिक उसमें भी दबाव नहीं था उनके उसमें। तो जब अंत में मैंने केवल उनसे ये पूछा कि मैडम अब आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके मन में किसी के प्रति कोई भयंकर क्रोध तो नहीं है या बदले की भावना तो नहीं है। तो वो एकदम से सब पका गई, उन्होंने कहा हाँ है। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई कि उनके एक ही बेटा है और बेटा वो बहुत चंचल नहीं था, सीधा था, तो जैसे हम सीधे बच्चे को कह देते हैं पागल है, ऐसा ही था। उसको उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया था अमेरिका। अमेरिका भेज दिया तो वहाँ पे एक और नेवार लड़की कम्युनिटी की वो भी पढ़ने के लिए गई। तो वो बच्ची जो थी बहुत चंचल थी, स्वभाव एकदम विपरीत था। तो उसने वहां जाके उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया बच्चे को कि वो बच्चा डिप्रेशन में आ गया और उसने वहाँ पे जो बड़े मॉल होते हैं उसके बेसमेंट में ही जॉब करता था, वहाँ स्टूडेंट को भी जॉब मिलती है। 6 महीने तक उसने सूरज के दर्शन नहीं किए, इतना डिप्रेशन। तो बस वो बच गया इसलिए, नहीं तो डिप्रेशन में आत्महत्या करते हैं लोग। कि वो अपनी मम्मी से बात करता था, उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया और उसको 6 महीने रखा। फिर उनका सेशन चेंज हो गया, लड़की दूसरे सेशन में चली गई, फिर उसको भेजा। तो वो लड़का अपने पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से सेटल भी हो गया, लेकिन उस लड़की को वो माफ नहीं कर रहा। तो जब हमारे मन में जो क्रोध होता है, मन के जो भाव है, उस क्रोध से भी पित्त बनता है, वो पित्त भी वो दूषित पित्त बनता है। उस पित्त की वजह से उनको आंतों में जख्म था। और डॉक्टर साहब आपको यकीन नहीं आएगा कि उसी समय उन्होंने कहा कि मैं उसको माफ करती हूँ और अपने से दुश्मनी नहीं करूँगी। वो बिना दवाई के ठीक हो गई। तो मानसिक भी जो दुश्मनी है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि मैत्री जो है ये 3 तरह की होती है। तो एक तो बस ये है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करें, जो हमारी आर्थिक सामाजिक शारीरिक सामर्थ्य उसके अनुसार काम करें। बाकी संसार को हम चला तो नहीं रहे हैं,
अब जैसे आज आप आए हो जी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जी जी यहाँ पे कुशीनगर में इतनी अच्छी व्यवस्था आज करी गई थी बुद्ध पूर्णिमा के लिए, जी लेकिन हमारे को शायद इस बार मंजूर था, इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि उसका सब कुछ हो गया जी और सब बस दुखी तो हो रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। जी अब शिफ्ट कर रहे हैं उसको, थोड़ा सा शायद बड़े हॉल में प्रोग्राम होगा, लेकिन आदमी जितनी सामर्थ्य उतना ही करेगा। जी जी अंतिम परिणाम उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसे ये रहे कि हाँ मैंने किया है। तो ये मैत्री धारणा सब यही है कि अपने से मैत्री रखना है। जी क्रोध का परित्याग करना है। हाँ, कोई भी जागृत रह गए, कोई भी काम करें हम जागृत रह के करें। मान लिया आपने ये कैंप यहाँ पे किया है तो हम इतना ही तो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने व्यवस्था करी है। अब मौसम खराब हो गया तो उसमें तो हमारा रोल नहीं है, अब इसके लिए हम अपने आप को दुख में बनाए, दुखी हो जाए कि ये हो गया वो हो गया, वो अपने से दुश्मनी है। जी बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब हैं। हम सब कुछ तो करते हैं अपने लिए, लेकिन इतना नहीं समझ पाते हैं कि हम क्रोध पाल के अपने आप को रोगी बना रहे हैं, दुखी बना रहे हैं। सर, ये आयुर्वेद को हम अपने दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं और क्या हमारे दिनचर्या में ये काम करता है? जी, आयुर्वेद हमारे सनातन में जो भी परंपराएं हैं वो सब आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई है, उनका विज्ञान है पूरा। जी जी। जैसे उपवास है जी, अब प्राकृतिक चिकित्सा में भी उपवास की चिकित्सा है, भगवान बुद्ध ने भी उपवास का बोला है, तो वो जो है ओवर डाइट को ही रोकने के लिए। जी जी। और आप देखते हैं कि 15 दिन में एक उपवास करते हैं कुछ लोग, या हफ्ते में करते हैं, और जब ऋतु परिवर्तन होता है तब 9 दिन का उपवास करते हैं। तो हम अपने शरीर को अगली ऋतु के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि वो अच्छे से चले। ऐसे ही आयुर्वेद में जितने भी हैं, जितने हमारे मसाले हैं किचन के अंदर, वो भी हमारे लिए आयुर्वेद ही है। वो भी हमारे पाचन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए है कि हमारा पाचन अच्छे से रहे और वो, तो उसमें भी, और जो ये पंचकर्म है ये भी आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको कम कर देता है। वाह जी। और जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जिनके बारे में हम मानते हैं कि कोई 500 साल जिया, कोई 1000 साल जिया, वो सच्चाई है इसी विद्या के माध्यम से। क्या बात है। तो समझे, एजिंग प्रोसेस कम दिखे हमारे चेहरे पे, इसके लिए हम लाखों लाख खर्चा करते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, और असली एजिंग प्रोसेस कहाँ है, कैसे रुकता है? हाँ, यही है। अब शरीर को वायु सुखाने का काम करती है जी, ठीक है जी। और 40 साल के बाद में हम बुढ़ापे की तरफ चलते हैं। जी जी जी। तो शरीर हमारा उसके लिए क्या है, ओलिएशन जी। जैसे पहले गांव में लाठी को तेल पिलाते थे तो लाठी मजबूत होती थी। मेरे यहाँ पे 150 साल पुरानी लाठी रखी है, मजबूत है, हमारे बाबा के टाइम की है जी। तो ऐसे ही हमारी हड्डियां हैं, वो सूखती हैं जी। ब्रेन है वो भी सूखता है जी। अरे वाह। तो ये 80 बीमारी करती है, तो उसके लिए ओलिएशन है। ओलिएशन में क्या होता है, एक तो एक्सटर्नल है, क्या बाहर से मेल वगैरह करते हैं, और एक इंटरनल होता है, ये आप खा भी सकते हैं और उसकी बस्ती भी कर सकते हैं। तो जो हमारी सेल्स हैं, चाहे वो हड्डियों की हो चाहे मसल्स की हो, उनमें एक यंगनेस बन जाती है, दोबारा से वो पुनर्जीवित होती है। तो जो बुढ़ापे का जो प्रभाव है उतनी तेजी से नहीं आता शरीर जी। तो अभ्यंग मतलब मालिश करना जी, और खाना मतलब आहार के साथ लेना। आहार के साथ में भी ले सकते हैं, दूध में भी डाल के ले सकते हैं। तो दवाई वाले की भी है। अच्छा। वो जो है वो जो तो आप खुद बनाते हैं सर? जी, हम खुद बनाते हैं। और ब्रेन के लिए क्या करते हैं? वो आहार के थ्रू जो जाता है वही काम करता है? हाँ, वही करेगा जी जी। वही वो भी करेगा, और उसके लिए तो इतनी अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ जी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाक में तेल डालते हैं जी जी। बच्चों में कफ की बीमारी होती है जी जी। और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों में जुकाम बुखार की जी जी। तो नाक में 2 बूंद या 1 बूंद डालते हैं तो उसकी नाक में सब खुली रहेगी
उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम जीवन पर्यंत हमें करना चाहिए। अगर हम उसको जीवन पर्यंत करते हैं, नाक में तेल डालते हैं जी जी जी, तो उससे हमारे यहाँ से ऊपर की, गर्दन से ऊपर की आँख, नाक और बाल आयु से पहले सफेद नहीं होंगे। हाँ, तो इतना अद्भुत रिजल्ट उसके हैं। मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में आपको बहुत अच्छे से मन लगेगा, मतलब जिस भी काम को करेंगे मन से करेंगे। जी जी जी। तो ये हमारे परंपराओं में चला आ रहा था, लेकिन हम बच्चों के तो डालते हैं, लेकिन जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तो बंद कर देते हैं। तो बंद कर देते हैं। बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।